नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी का बयान, कहा सरकार ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। बेंगलुरु में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का आगाज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शुभारंभ। कर्नाटक में मोटे अनाज की खेती करने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 10,000 रुपए। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का बड़ा फैसला, किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा 1 हफ्ते में मिलेगा। भांग की खेती को औषधि उद्देश्य के तौर पर लीगल करने पर कार्य कर रही है हिमाचल सरकार। जम्मू कश्मीर में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 463 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर। गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका, अडानी ग्रुप के हाथ से निकली एक और डील। दिल्ली नगर निगम का बड़ा कदम, पशुओं के लिए तैयार हुआ अनोखा पार्क। एचडीएफसी के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने दी खुशखबरी, एफडी पर बढ़ाया ब्याज दर। अयोध्या में चलेगा डबल डेकर क्रूज, सुनने को मिलेंगे भजन। मुंबई में ऑफ रोड की गई 400 सीएनजी बसें। पंजाब सरकार कृषि यंत्रों की खरीद पर दे रही है 50% की सब्सिडी। गेहूं की फसल पर मंडरा रहा खतरा, पंजाब हरियाणा के किसानों को हो सकता है नुकसान। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले की तैयारियां पूरी। मौसम ने बदला मिजाज, भारत में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि सरकार ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिनमें उन्होंने कहा है कि फेम 2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए 22.9 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने के साथ साथ 33.9 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा उत्पादक किसान और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए विकसित नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित करने और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए अभिनव बागवानी पर आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इस मौके पर तोमर ने कहा है कि ये सुस्थापित है कि किसानों की आय दोगुनी करने के साथ आवश्यक पोषण सुरक्षा पूर्ति करने में बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बागवानी फसलों के उत्पादन और उपलब्धता में तेजी से हो रही वृद्धि देश की पोषण सुरक्षा के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगी। कर्नाटक में मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च की है। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों की इनकम बढ़ जाएगी, साथ ही पैदावार भी बम्पर मिलेगी। दरअसल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वर्ष 2023 और 24 के लिए अपना बजट पेश किया है। इस बजट में उन्होंने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रदेश में बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि कर्नाटक सरकार ने इस वर्ष किसानों को इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म लेने की सीमा भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को कहा है कि अचानक हुई अप्रत्याशित बारिश से राज्य के जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा मिल जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि फसल नुकसान के आंकड़े एकत्र कर लिए गए हैं और ये प्रक्रियाधीन है। स्टालिन ने आगे कहा कि सरकार ने उपाय किए हैं ताकि मुआवजे की राशि 1 सप्ताह के भीतर किसानों के खाते में जमा हो जाए। सीएम ने आगे कहा कि उन्होंने लोगों से मिलने और डीएमके के चुनावी वादों को पूरा करने में आ रही दिक्कतों का पता लगाने के लिए फील्ड का दौरा किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 85% से अधिक चुनावी वादों को लागू किया गया है और कहा है कि शेष को भी जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
बुधवार को हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला की ओर से महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की खेती स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाने का एक विकल्प विषय पर कार्यशाला का आगाज हुआ। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान में औषधीय खेती से जुड़े वैज्ञानिक जुट गए हैं। 3 दिन तक राज्य भर से आए 30 से अधिक प्रतिनिधियों का ये वैज्ञानिक औषधीय खेतों के तरीके के बारे में बताएंगे। बुधवार को हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला की ओर से महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की खेती स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाने का एक विकल्प विषय पर कार्यशाला का आगाज हुआ है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। उन्होंने आगे कहा कि औषधीय पौधे विविधीकरण एवं अतिरिक्त आय का अच्छा विकल्प है। सरकार भांग की खेती को औषधीय और इंडस्ट्रियल उद्देश्य के तौर पर वैध करने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार नीति बनाएगी। कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 800 औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से 165 प्रजातियों पर व्यापार होता है। केंद्र शासित प्रदेश में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण पर आधारित 5 साल की परियोजना को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। 463 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित और समावेशी कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाना है। परियोजना के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक 2000 किसान खिदमत घर का निर्माण होगा, जो किसान अनुमुख सेवाओं के विस्तार के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी को बड़े झटके लग रहे हैं। पिछले 1 महीने में ही उसके हाथ से कई बड़ी डील निकल चुकी है। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है। अब गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका लगा है। अडानी अरबपतियों के लिस्ट में 25वें स्थान से भी नीचे खिसक गए हैं। इतना ही नहीं, उनके हाथ से एक बड़ी डील भी निकल गई है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। एक कर ग्रुप की सभी कंपनियों से शेयर तेजी से नीचे गिरने लगे हैं। गौतम अडानी, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब वो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में खिसक कर 29वें पायदान पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी के पास फिलहाल सिर्फ 42.7 बिलियन डॉलर संपत्ति ही बची है। लोगों की सुरक्षा और जानवरों की देखरेख के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दरअसल दिल्ली नगर निगम ने पालतू कुत्तों और बिल्लियों के लिए एक बेहतरीन पार्क बनाया है। इस पार्क में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली नगर निगम द्वारा तैयार किए गए इस पार्क में पशुओं के टहलने से लेकर उनके मनोरंजन और अन्य कई तरह की सुविधा दी गई है। बताया जा रहा है कि इस पार्क में कुत्तों के जन्मदिन पार्टी और उन्हें तैरना सिखाने के लिए भी स्थान बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप अपने जानवर को इससे सरलता से घुमा सकते हैं, तो इसमें एंट्री करना इतना आसान नहीं है। दिल्ली नगर निगम द्वारा तैयार किया गया यह पार्क जंगपुरा में बनाया गया है। यह पार्क 0.6 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। इसमें लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग भी बनाई गई है और साथ ही जानवरों की गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थान दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के इस पार्क में कुछ चुनिंदा पशुओं को ही प्रवेश मिलेगा। पशुओं की एंट्री को लेकर नगर निगम के अधिकारी का कहना है कि पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस पार्क में सिर्फ वही लोग अपने पालतू पशुओं को ले जा सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है। इसके अलावा आपके पशुओं को रेबीज का डोज भी दिया होना चाहिए, अन्यथा आप इस पार्क में नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक लगातार अपने ग्राहकों को सौगात दे रहे हैं। पहले एचडीएफसी बैंक ने अपनी एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा किया, तो अब आईसीआईसीआई बैंक ने एक बार फिर एफडी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। बैंक की ओर से 1 महीने में ही ये लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। बैंक ने 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने बल्क एफडी पर ब्याज दरें 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाई है। इससे पहले 7 फरवरी को भी बैंक की ओर से ब्याज दरें बढ़ाई गई थी। आईसीआईसीआई बैंक से एफडी कराने वाले ग्राहकों को अब 7 दिन से लेकर 10 साल की एफडी पर 4.75% से लेकर 7.15% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। सबसे अधिक ब्याज 15 महीने की फिक्स डिपॉजिट पर मिल रहा है।
नदी के किनारे वर्कशॉप को बनाने का काम शुरू हो गया है। क्रूज के पार्ट्स यहीं पहुंचेंगे और फिर उनको असेंबल किया जाएगा। ये क्रूज डबल डेकर होगा और इसकी लंबाई 26 मीटर और चौड़ाई 8.3 मीटर होगी। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया है कि उम्मीद है कि इस दीपोत्सव से पहले शुरू कर दिया जाए और काशी के बाद अब एक और पौराणिक शहर में डबल डेकर क्रूज चलेगा। यह शहर नगर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है, जहाँ श्रद्धालु सरयू भ्रमण के दौरान श्री राम के मानवीय जीवन पथ से जुड़े और दृश्य भी देख सकेंगे। इसके साथ ही श्री राम के भजन भी सुनने का मौका मिलेगा। जनवरी 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार का ये सबसे बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। मुंबई में पिछले कुछ सालों में बेस्ट की बस में काफी बदलाव देखा गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए पहला बेस्ट की बस को सीएनजी से बदल दिया गया है और अब धीरे धीरे ई बस को लाया जा रहा है। वहीं अभी भी मुंबई में काफी बसें हैं जो सीएनजी पर चलती हैं, मगर पिछले कुछ महीनों में इन बसों में हादसे हुए हैं और बस में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पिछले एक महीने में सीएनजी बसों में आग लगने की 3 घटनाएं सामने आई है। वहीं कल शाम मुंबई के अंधेरे इलाके में बेस्ट की सीएनजी बस में भीषण आग लग गई, जिसके मद्देनजर मुंबई नगर परिवहन निकाय बेस्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत 400 बसों को सड़कों से हटाने का फैसला किया गया है। मुंबई में तकरीबन अभी 1900 सीएनजी बस चलाई जा रही है और ये बस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत है। पंजाब सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने किसानों को बड़े स्तर पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। दरअसल पंजाब सरकार का मानना है कि प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़ तकनीकी आधारित खेती करें। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि सीएम मान की सरकार ने खेती में यंत्रों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। गेहूं की फसल पर बढ़ते तापमान का बड़ा असर हो सकता है। एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तापमान में मौजूदा बढ़ोतरी मार्च में भी बनी रहती है, तो रबी गेहूं का उत्पादन प्रभावित होगा और पैदावार पिछले साल के निचले स्तर के बराबर या उसके तुलना में कुछ कम हो सकता है। गेहूं के उत्पादन में लगभग 30% का योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश में खरीफ धान की फसल के बाद समय पर बुआई के कारण पूर्वी हिस्से में अच्छी पैदावार की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में देर से बोया गया गेहूं फल अवस्था में पहुंचा है और जबकि जल्दी बोया गया लॉट अब दूध बनने की अवस्था में है। वह अधिक तापमान इन दोनों चरणों में अनाज के गठन के लिए हानिकारक है। दोनों राज्यों का सालाना गेहूं उत्पादन में 25% का योगदान है। इसी तरह बिहार में गेहूं की जल्दी बुआई हुई है और वही फसल अनाज बनने और परिपक्वता के चरण में है, जिस पर गर्मी का कम प्रभाव हो सकता है। वह बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और ये मेला आज से शुरू हो रहा है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। कृषि विश्वविद्यालय के परिसर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। वीवी परिसर रंग बिरंगे बल्ब की रोशनी से रोशन हो चुका है। किसान मेला में सूबे के करीब 1 लाख किसानों के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के किसान शिरकत कर रहे हैं। वे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया है कि किसान मेले के आयोजन का उद्देश्य किसानों को कल्याण करना है। इस बार किसान मेला में तकनीकी आधारित खेती के लिए युवाओं का सशक्तिकरण कार्यशाला, जलवायु अनुकूल उत्पादन कार्यशाला, कृषि एवं संबंध क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों का प्रत्यक्षण और उन्नत सिंचाई विधियों का प्रदर्शन इस कृषि मेला में किया जाएगा। वही फल, फूल, सब्जी, संरक्षित खेती का प्रदर्शन भी इस मेले में किया जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी के चलते हल्की ठंड का एहसास देखने को मिल सकता है, लेकिन वही दिल्ली और इसके आसपास सटे राज्यों में मौसम से पहले ही गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीते कुछ दिनों से फिर से मौसम बदलने लगा है। देश के विभिन्न राज्यों में गर्मी ने मौसम से पहले दस्तक दे दी है। देखा जाए तो दिन के समय कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वही अभी भी कुछ इलाकों में सुबह और शाम की ठंड का सिलसिला जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन यमुना के पास सटे इलाकों में अभी भी सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोगों ने अभी भी सर्दी के कपड़े नहीं रखे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा आईएमडी का ये भी कहना है कि दिन के समय दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और अच्छी तेज खिली हुई धूप रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्य वर्षा और उप हिमालयी में
हल्की से छींटपूट वर्षा होने की संभावना है और साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।